सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल मैथ्स मेंटर में। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं लिवोल्यूस थ्योरम। लिवोल्यूस थ्योरम का हम इसमें प्रूफ देंगे और उसके बाद हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि आपको CSIR नेट, NBHM, TFIR या फिर गेट एग्जाम में आपको काम आ सकते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं लिवोल्यूस थ्योरम के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको सभी टाइप के प्रॉब्लम सॉल्विंग कराऊंगा। तो अगर आपको लिवोल्यूस थ्योरम के बारे में बिल्कुल नहीं पता है या फिर आप इसको एडवांस में जानना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो जो है बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं लिवोल्यूस थ्योरम। ओके दोस्तों, यहाँ पे लिवोल्यूस थ्योरम क्या कहती है? तो लिवोल्यूस थ्योरम ये कहती है कि अगर आपके पास f कोई एंटायर फंक्शन है, मतलब कि होलोमॉर्फिक है एंटायर प्लेन C, एंड वो जो है बाउंडेड है, यानी कि फंक्शन जो है वो बाउंडेड है और एंटायर है, तो आपको जो f होगा वो मस्ट बी कांस्टेंट ही होना चाहिए। अगर आपका f एंटायर है और बाउंडेड है तो फंक्शन कांस्टेंट ही रहना चाहिए। ठीक है। अगर इसके प्रूफ की बात करें तो इसका प्रूफ जो है बहुत सारे तरीकों से किया जा सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पे यूज किया है पार्सेवल्स आइडेंटिटी का। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पार्सेवल्स आइडेंटिटी क्या है। ठीक है। तो पार्सेवल आइडेंटिटी ये है कि अगर आपके पास कोई f होलोमॉर्फिक फंक्शन है ऑन बी जेड नॉट आर, मतलब कि जेड नॉट के अराउंड एक आप आर डिस्क्लेयर है, तो उसके अंदर जो है हमारा फंक्शन जो है वो होलोमॉर्फिक है। ठीक है। तो देन फॉर एवरी आर इज लेस देन आर, मतलब मैं कोई भी रेडियस ले रहा हूँ जो कि हमारा जो होलोमॉर्फिक रीजन है जेड नॉट बी जेड नॉट आर, उससे मैं छोटी कोई रेडियस का जो है मैं एक आर ले रहा हूँ। तो पार्शियल आइडेंटिटी ये कहती है कि समेशन एन इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी मॉड्यूलस ऑफ ए एन स्क्वायर इंटू आर रेस टू 2n इज इक्वल्स टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई मॉड्यूलस ऑफ एफ जेड नॉट प्लस आर ई रेस टू आई टी, मतलब कि ये जो पूरे सर्कल के ऊपर सेंटर्ड एट जेड नॉट मॉड्यूलस स्क्वायर इंटू डी टी, ये दोनों जो है वो बराबर होंगे। ठीक है। वेर टी इज इन बिटवीन 0 टू 2 पाई। ओके, तो हम इसका यूज करने वाले हैं। कैसे यूज करेंगे? तो आपको पता है कि आपको गिवन क्या है। गिवन ये है कि एफ एंटायर है, और अगर एफ एंटायर तो हम उसको पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन में लिख सकते हैं। तो मान लीजिए कि एफ का जो है पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन ये वाला है, ए एन जेड रेस टू एन समेशन एन टेंस टू इन्फिनिटी विथ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इन्फिनिटी, क्योंकि एफ एंटायर है तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमारी क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब मैं इस कंसीडर, यहाँ पे मुझे कंसीडर लिखना चाहिए, consider mod a n r raised to 2n which is the less than or equal to all the summation of modulus of a n r raised to 2n। ये वाली तो बिल्कुल सही बात है क्योंकि ये लेस देन ही होगा इससे। ठीक है। लेकिन बाय पार्शियल आइडेंटिटी ये क्या हो जाएगा? 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई एफ आर ई रेस टू आई टी मॉड्यूलस ऑफ स्क्वायर इंटू डी टी। अब दोस्तों, ये जो मॉड्यूलस है, अगर मैं अपने जो रीजन है जो जिसके ऊपर जो ये फंक्शन जो है हमें इसको डिफाइन करना है, मतलब कि हमारी जो आर रेडियस का जो सर्कल है उसके ऊपर हमें फंक्शन की वैल्यू जो है वो देखनी है यहाँ पर। तो मान लीजिए कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू m है, तो वो लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? m हो जाएगा। ठीक है। तो हमारे पास ये वाली आइडेंटिटी बचेगी। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी बच गई। क्योंकि एफ एंटायर है तो हम आर को इन्फिनिटी की ओर टेंड करा सकते हैं। ठीक है। तो जब आप आर को जो है इन्फिनिटी की ओर टेंड कराएंगे तो हमारा ए एन क्या निकल के आ जाएगा? 0 की ओर चला जाएगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। सो सिर्फ एन नॉट वाली ही टर्म बचेगी इस वाले एक्सप्रेशन में, सिर्फ एन नॉट वाली ही टर्म बचेगी जो कि कांस्टेंट होती है। ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया, बिल्कुल ही सिंपल तरीके से आप पार्शियल आइडेंटिटी से कर सकते हो। ठीक है। अब इसके प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रॉब्लम्स जो है आपको बहुत वेराइटी टाइप इसमें प्रॉब्लम मिलेंगे, वही इसमें इंपॉर्टेंट है। आपको बस थ्योरम का स्टेटमेंट याद रखना है, एफ इज एंटायर बाउंडेड देन एफ मस्ट बी कांस्टेंट। ओके ओके, तो अब इसके प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं और सॉल्व करते हैं कि प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये प्रॉब्लम्स जो है कैसे सॉल्व करने हैं। तो हमें पहला प्रॉब्लम गिवन है कि लेट एफ बी एन एंटायर फंक्शन विथ रियल पार्ट ऑफ एफ जेड इज बाउंडेड, मतलब कि इसका मतलब तो यही हुआ कि रियल पार्ट ऑफ एफ जेड बाउंडेड, देन एफ मस्ट बी कांस्टेंट। ठीक है। हमें गिवन है कि एफ एंटायर है और हमें ये नहीं गिवन है कि पूरा फंक्शन बाउंडेड है, हमें पूरा यही गिवन है कि सिर्फ रियल पार्ट ऑफ एफ जेड बाउंडेड है, ये नहीं गिवन है कि पूरा एफ बाउंडेड है। ठीक है। तो हमें ये बताना है कि f जो है वो कांस्टेंट होगा। देखिए यहाँ पे हमारा जो थ्योरम कह रहा था कि f पूरा बाउंडेड होना चाहिए एंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन,
लेकिन यहाँ पे f बाउंडेड नहीं है, यहाँ पे सिर्फ उसका रियल पार्ट ऑफ fz ही बाउंडेड है। तो इसको कैसे कांस्टेंट प्रूव करिए, आइए देखते हैं। तो दोस्तों इसको कैसे सोल्व करना पड़ेगा, इसको जो है आप पहले तो gz फंक्शन ले लीजिए। gz फंक्शन इज इक्वल्स टू e रेस टू आप f ऑफ z ले लीजिए, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जो gz फंक्शन है हमने ये ले लिया, ओके ठीक है। ओके, तो gz फंक्शन को मैं लिख सकता हूँ e रेस टू रियल पार्ट ऑफ fz प्लस i इंटू इमेजनरी पार्ट ऑफ fz, ठीक है। ओके, कोई बात नहीं। अब मैं इसको लिख सकता हूँ e रेस टू रियल पार्ट ऑफ fz इंटू e रेस टू i इंटू इमेजनरी पार्ट ऑफ fz, ठीक है। अब दोस्तों अगर मैं मॉड्यूलस ऑफ gz की वैल्यू फाइंड करने जाता हूँ, मॉड्यूलस ऑफ gz इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ दिस, ठीक है। तो इसकी वैल्यू मैं फाइंड करने जाऊंगा तो ये मुझे ये मिल जाएगा कि e रेस टू रियल पार्ट ऑफ fz का मॉड्यूलस इंटू e रेस टू i इंटू इमेजनरी पार्ट ऑफ fz का मॉड्यूलस, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जो है e रेस टू i एनीथिंग विच इज इक्वल्स टू 1, तो ये 1 पे चला जाएगा, और e रेस टू रियल पार्ट ऑफ fz का मॉड्यूलस हमारे पास रह जाएगा, क्योंकि ये यही बनेगा, ठीक है। तो इसको आप लेस देन इक्वल्स टू e रेस टू m लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि e रेस टू रियल पार्ट ऑफ fz इज लेस देन इक्वल्स टू e रेस टू m, बिकॉज हमें क्या गिवन है कि e रेस टू रियल पार्ट ऑफ fz जो है वो लेस देन इक्वल्स टू m है, तो हम e रेस टू m जो है ये क्वांटिटी इससे बड़ी हो जाएगी, ठीक है। ओके, तो हमें अल्टीमेटली क्या मिलता है, हमें अल्टीमेटली मिलता है कि gz की वैल्यू जो है वो किसी नंबर से बाउंड हो गई, e रेस टू m से बाउंड हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि g इज बाउंडेड, g इज बाउंडेड। सिंस हमने g क्या माना है भाई, g हमने माना है gz e रेस टू f ऑफ z। हालांकि e रेस टू z क्या है, e रेस टू z क्या है, एनालिटिक for all c, sorry for all z in c, and अब अगर हम कंपोजिशन करते हैं e रेस टू z कंपोज विद f ऑफ z, क्योंकि हमारा f ऑफ z एनालिटिक है, मतलब एंटायर है, e रेस टू z भी एंटायर है, तो ये भी क्या हो जाएगी, ये तो gz है, तो gz भी क्या हो जाएगा, एंटायर हो जाएगा, क्योंकि कंपोजिशन ऑफ टू एंटायर फंक्शन इज एंटायर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि gz क्या हो गया, gz बाउंडेड भी है और एंटायर भी है, तो बाय लिवोल्यूज थ्योरम हम ये कह सकते हैं कि gz इज अ कांस्टेंट, ओके। लेकिन gz क्या था, gz था e रेस टू f ऑफ z इज कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि fz मस्ट बी कांस्टेंट, क्योंकि e रेस टू fz जो है कांस्टेंट है, तो fz को कांस्टेंट ही होना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि e रेस टू fz ही कांस्टेंट है, मतलब कोई भी वेरिएबल यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो fz को कांस्टेंट ही रहना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी वैल्यू हो, ठीक है। तो ये था पूरा सॉल्यूशन। एक बार और देख लेते हैं कि हमारा f जो है वो एंटायर था, लेकिन हमें सिर्फ रियल पार्ट ऑफ fz ही बाउंडेड दिया था, लेकिन हमने ये प्रूव कर दिया कि पूरा f ही कांस्टेंट है पूरे एंटायर प्लेन में, ठीक है। तो ये वाला प्रॉब्लम बहुत बार सबको पता होता है, लेकिन ये जो है इसका पूरा प्रूफ है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप ये जानना चाहते हो कि हमें ये गिवन हो कि f एंटायर है एंड सिर्फ इमेजिनरी पार्ट ऑफ fz ही बाउंडेड है, देन f इज अ कांस्टेंट। अब इसको जो है प्रूव करना है तो बिल्कुल ही यही वाली मेथड यूज करनी है, लेकिन यहाँ पे आपको gz जो है थोड़ा फंक्शन बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं gz जो है, इसके मैं हिंट दे रहा हूँ, ये आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, ये वाला ये होमवर्क में है, बिल्कुल एग्जैक्टली जो है ऊपर वाले की तरह ही है, लेकिन आपको यहाँ पे gz को जो है e रेस टू iz जो है वो कंसीडर करना है। लेट gz इज इक्वल्स टू e रेस टू iz, देन ये प्रॉब्लम आपसे हो जाएगा, ठीक है। ओके,
अब थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या है। ओके, सो थर्ड प्रॉब्लम ये है कि f be entire such that fz is less than m modulus of z raised to n, then f is a polynomial of degree at most n for all z is very bigger than 0। ओके, तो इसका प्रूफ भी बहुत ही आसान है, इसको भी आप जल्दी से कर पाओगे बाय लीवल-यूज थ्योरम। ओके, तो हमें क्या गिवन है कि f is entire एंड fz का मॉड्यूलस जो है वो लेस देन m मॉड्यूलस ऑफ z रेज टू n है। ठीक है, ओके, अगर ये गिवन है तो मैं मैं एक gz फंक्शन जो है वो कंसीडर कर लेता हूँ। क्या कैसे डिफाइन करता हूँ gz विल बी f ऑफ z अपॉन z रेज टू n। ठीक है, तो यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ gz क्या होगा, मॉड्यूलस ऑफ gz इज लेस देन इक्वल्स टू सॉरी इज इक्वल्स टू fz अपॉन z रेज टू n का मॉड्यूलस। ठीक है, तो अगर ये जो है तो वो किससे लेस होगा, mz रेज टू n से, सॉरी सिंस fz मॉड्यूलस ऑफ fz इज लेस देन इक्वल्स टू m मॉड्यूलस ऑफ z रेज टू n, सो fz डिवाइड बाय z रेज टू n मॉड्यूलस इज लेस देन m, सो दिस इज लेस देन m। सो हमको क्या मिला, हमको ये मिला कि ये जो है फंक्शन हमें ये गिवन है कि z इज वेरी बिगर देन 0, इट मीन्स दैट z नेवर बी आइडेंटिकली 0। ठीक है, तो gz जो है वो एनालिटिक हो जाएगा, एनालिटिक या फिर एंटायर भी बोल सकते हो ऑन c। क्यों, क्योंकि fz जो है वो एंटायर है, एनालिटिक ऑन c, एंड z रेज टू n जो कि पॉलिनोमियल है वो भी एंटायर ऑन c है, और z जो है वेरी बिगर वैल्यू है और जो कि आइडेंटिकली 0 नहीं होगा। ठीक है, तो इसको जो ये जो पूरी क्वांटिटी है ये एनालिटिक है, मतलब gz एनालिटिक है, gz एनालिटिक है एंड gz बाउंडेड हमें मिल गया, gz इज बाउंडेड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि gz जो है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो gz इज इक्वल्स टू क्या था, gz इज इक्वल्स टू था fz अपॉन z रेज टू n विच इज कांस्टेंट, which implies that fz is equals to c into z raised to n। तो इसका मतलब ये हुआ कि fz जो है is polynomial of degree at most n। ठीक है, तो ये वाला जो है प्रूफ हो गया। अब जो है इसको और तरीके से प्रूव कर सकते हो, कैसे प्रूव कर सकते हो, पहली जो है आप प्रूव कर सकते हो इसको पार्शियल आइडेंटिटी से भी आप प्रूव कर सकते हो, और दूसरा जो है आप कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला से भी आप प्रूव कर सकते हो। तो ये जो है आपको होमवर्क है, प्रूव अबोव बाय CIF यानी कि कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हो, और अगर आप पार्शियल आइडेंटिटी से सॉल्व करना चाहते हो तो भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये वाला जो है लीवल-यू वाला बिल्कुल ही इजी मेथड है, तो मैंने इससे ही सॉल्व कर दिया। ठीक है, आइए जो है हम फोर्थ प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। फोर्थ प्रॉब्लम क्या है कि लेट f बी एंटायर, हर बार आपको एंटायर ही गिवन होगा, और क्योंकि हम लीवल-यू थ्योरम में यूज करने वाले हैं। ठीक है, एंड fz डिवाइड बाय z इज टेंड्स टू 0 as z टेंड्स टू इंफिनिटी, देन f मस्ट बी कांस्टेंट। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, इसको सॉल्व करने के लिए हम इसका तो पहले मीनिंग जान लेते कि ये क्या होता है, fz टेंड्स टू 0 as at z टेंड्स टू इंफिनिटी। इसका मतलब ये होता है कि गिवन दैट fz डिवाइड बाय z टेंड्स टू 0 as z टेंड्स टू इंफिनिटी। इसका मतलब ये होता है कि फॉर एनी m greater than 0 there exists delta greater than 0 such that modulus of z is greater than delta, then modulus of f of z upon z is less than less than m। ओके, तो यहाँ पे जो है आपको m की कोई भी चॉइस गिवन है, यहाँ पे आपको m कोई भी ले सकते हो। सो लेट m बी एनी m डैश, आई कैन से m डैश, तो इसके अकॉर्डिंग भी आपको एक डेल्टा डैश मिलेगा विच इज ग्रेटर देन 0 सच दैट मॉड्यूलस ऑफ z इज ग्रेटर देन डेल्टा डैश। ओके,
सो 1/mod(z) इज लेस देन 1/delta डैश। इसको मैं कुछ डेल्टा डबल डैश नाम दे देता हूँ, तो 1/z जो है वो डेल्टा डबल डैश से बाउंड हो गया, ठीक है, फॉर ऑल z इन C। यहाँ पे भी फॉर ऑल z इन C होना चाहिए, ओके। तो ये बाउंडेड हो गया, और हम क्या करेंगे, हमें ये पता है कि fz/z इज लेस देन, इसका मॉड्यूलस जो है वो लेस देन m है। सो fz मस्ट भी क्या हो जाएगा, fz विल बी बाउंडेड बाय m डैश इंटू डेल्टा डबल डैश। इसको मैं कुछ नाम दे देता हूँ m डबल डैश, ठीक है, विच इम्प्लाइज दैट fz मॉड्यूलस इज लेस देन इक्वल्स टू m डबल डैश, ठीक है। सो fz इज बाउंडेड। Since fz is entire, so f is constant, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं इसको। हमने जो है सिर्फ इसका एक मीनिंग निकाला कि fz/z टेंड्स टू 0 एज z टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या होता है। तो आप लैंग्वेज में लिखेंगे तो आप कोई भी m लीजिए, देयर एग्जिस्ट, आपको डेल्टा मिल ही जाएगा, सच दैट mod z इज ग्रेटर देन डेल्टा, क्योंकि z जो है इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, फॉर ऑल z इन C। देन f(z/z) इज लेस देन m, क्योंकि f(z/z) जो है वो 0 को टेंड कर रहा है, ठीक है, ओके। तो आप कोई भी जो है वो m ले सकते हैं, मैंने m डैश ले लिया, तो उसके अकॉर्डिंग भी एक डेल्टा मिलेगा आपको, सच दैट mod z इज ग्रेटर देन डेल्टा। अब mod z जो 1/mod z जो है वो क्या हो जाएगा, 1/डेल्टा डैश हो जाएगा, जिसको मैंने डेल्टा डबल डैश नाम दे दिया, फॉर ऑल z इन C, ठीक है। तो ये वाली क्वांटिटी जो है वो तो ऑलरेडी m डैश थी। तो अब यहाँ पे मुझे जो है z की जो है अप्रोक्सीमेशन लेनी है। तो z की अप्रोक्सीमेशन लेने के लिए 1/z जो है वो 1/डेल्टा से 1/डेल्टा डबल डैश से छोटा ही था, तो ये जो है पूरी क्वांटिटी किसी कांस्टेंट से कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि fz जो है वो m डबल डैश से बाउंडेड हो गया। m डबल डैश से जब fz बाउंडेड हो गया, f जो है वो एंटायर है, तो इसका मतलब f कांस्टेंट है, ठीक है। सो ये वाला प्रॉब्लम भी बिल्कुल इजी था। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, फिफ्थ वाला, ठीक है। फिफ्थ वाला प्रॉब्लम ये क्या कहता है, फिफ्थ वाला प्रॉब्लम भी आपको लिवोल्यू थ्योरम का भी ये एप्लीकेशन है, कैसे इसको जो है प्रूव करना है। हमें गिवन है कि लेट f बी एंटायर, ओके, assume that there exists a which is belongs to C and epsilon which is greater than 0 such that modulus of fz minus a is greater than epsilon for all z in C, then हमें प्रूव करना है कि f is constant है। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो assume that हमें यहाँ पे गिवन है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कि assume that there exists a is in C and epsilon is in which is greater than 0 such that ये quantity is bigger than epsilon for all z in C, ओके। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, कोई gz जो है कोई फंक्शन डिफाइन कर लेता हूँ fz माइनस a, ठीक है। अब fz माइनस a जो है will never be 0 because epsilon is modulus of fz minus a will be greater than 0, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो fz माइनस a कभी 0 नहीं होगा, ठीक है। हमें fz जो है वो एंटायर गिवन है, तो fz माइनस a क्या हो जाएगा, एंटायर हो जाएगा। अब fz माइनस a जो एंटायर हो जाएगा, तो 1/fz माइनस a भी क्या हो जाएगा, एंटायर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, gz इज एंटायर, ठीक है। तो अब इसके बाउंडनेस की अगर बात करें, तो gz जो है विच इज इक्वल टू 1/fz माइनस a का मॉड्यूलस। तो हमें ये तो गिवन है कि fz माइनस a का मॉड्यूलस जो है ग्रेटर देन एप्सिलॉन है, तो 1/fz माइनस a का मॉड्यूलस क्या हो जाएगा, लेस देन 1/एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये gz क्या हो गया, gz इज लेस देन 1/एप्सिलॉन, ठीक है, फॉर एनी एप्सिलॉन, ओके। तो यहाँ पे gz क्या हो गया, gz बाउंडेड हो गया। अब gz बाउंडेड हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, g इज कांस्टेंट बिकॉज g इज एंटायर, राइट। सो g इज कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि 1/f(z minus a is equals to some c), okay, which implies that 1/c is equals to 1/fz, sorry,
एफ जेड माइनस ए. सो एफ जेड इज इक्वल्स टू 1/c प्लस ए विच इज ऑल्सो अ कॉन्स्टेंट. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि एफ जेड जो है वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया. ठीक है, तो ये था पूरा इसका सॉल्यूशन कि लेट एफ बी एंटायर. हमें अज्यूम करना है कि ये सब कंडीशन हो रही है तो हमें ये प्रूव करना है कि एफ कांस्टेंट है. तो हर बार आपको क्या करना होता है, कोई जी जेड फंक्शन लेना होता है, आपको ये बताना होता है कि जी जेड बाउंडेड है, एंटायर है. अब जी जेड बाउंडेड होगा तो उसके ऊपर से आपको एफ जेड की भी वैल्यू जो है वो पता लगानी है और आप उससे भी कह सकते हो कि एफ जो है कॉन्स्टेंट है. ठीक है, सभी प्रॉब्लम इसी टाइप के होते हैं. आप अगर सी एस आई आर नेट की बात करो, एन बी एच एम की बात करो, तो सभी प्रॉब्लम इसी टाइप के होंगे जिसमें आपको इस टाइप से ही जो है लिबोलियस थ्योरम लगाना होगा. आपको डायरेक्टली नहीं बोलेंगे कि एफ जो है वो बाउंडेड है, एंटायर बोल देंगे, लेकिन ये नहीं बोलेंगे कि एफ बाउंडेड है. आपको थोड़ा घुमाएंगे और कैसे भी करके आपको एफ को बाउंडेड लेके आना है कोई भी फंक्शन के थ्रू, और देन आपको प्रूव करना है कि एफ इज कॉन्स्टेंट. ओके, नाउ लेट्स सी द अनदर एग्जाम्पल विच इज़ द सिक्स्थ प्रॉब्लम. ये भी बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, मैंने लास्ट में रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये अच्छा नहीं, ये बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है. ठीक है, सो लेट एफ बी एंटायर. हर बार की तरह एफ बी एंटायर हमें गिवन है सच दैट एफ ऑफ जेड प्लस 1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड एंड एफ ऑफ जेड प्लस आई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड. देन एफ मस्ट बी कॉन्स्टेंट. हमें ये प्रूव करना है. ठीक है, तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, सिंस एफ इज एंटायर, ये हमें गिवन है कि नहीं. ठीक है, तो अब हमें ये कंडीशन जो है गिवन है कि एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड प्लस 1. ओके, तो मैं एफ ऑफ जेड को क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस आई वाई विच इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस आई वाई प्लस 1 which is exactly equals to f of x plus iy plus 2 which is and so on which is exactly equals to x plus iy plus n for all n belongs to natural number. okay, और वैसे ही एफ जेड जो है उसको आप लिख सकते हो एफ एक्स प्लस आई वाई प्लस आई इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस आई वाई प्लस 2i and so on is equals to fx plus iy plus some mi. ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख ही सकता हूँ. ओके, वेयर फॉर ऑल m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. अब देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे कोई एक सेट कंसीडर कर रहा हूँ कि मान लीजिए कि कोई नंबर है a प्लस बी आई वेयर a and b is in between 0 to 1. ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल 0 to 1. ठीक है, अब दोस्तों मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आप देखिए मुझे ये गिवन है कि एफ जेड इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस आई वाई प्लस 1 या फिर प्लस एन करूँगा तो वो मुझे एफ जेड ही देगा, मतलब कि एफ एक्स प्लस आई वाई ही देगा. कोई भी आप x प्लस आई वाई ले लीजिए, तो मैंने बाउंडेड वाला ही ले लिया था यहाँ पर. तो एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू मैं ये लिख सकता हूँ एफ ऑफ ए प्लस आई बी फॉर सम ए एंड बी इज इन बिटवीन 0 and 1 प्लस एन प्लस एम आई. ठीक है, तो ये एग्जैक्टली इक्वल्स टू होगा एफ ए प्लस आई बी. क्या ये मैं लिख सकता हूँ, मुझे मतलब कि हमें क्या मिला कि एफ जेड जो है मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ एफ ए प्लस आई बी, और ए प्लस आई बी जो है हमारा बाउंडेड है. ठीक है, ए प्लस आई बी जो है वो 0 और ए बी जो है यहाँ पे 0 और 1 के बीच में है. तो आप, और ये एंटायर भी गिवन है, इसका मतलब ये कि एफ ऑफ ए प्लस आई बी क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा. क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा. क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये ए प्लस आई बी जो है वो एक बाउंडेड डोमेन है. बाउंडेड डोमेन है, एफ क्या है, मतलब एक कॉम्पैक्ट सेट के ऊपर डिफाइन है. ठीक है, एक बाउंडेड डोमेन है, तो f जो है होलोमॉर्फिक है, तो कंटिन्यूस होगा तो वो बाउंडेड सेट को बाउंडेड सेट पे मैप करेगा. ठीक है, मतलब कॉम्पैक्ट सेट को कॉम्पैक्ट सेट पे मैप करेगा. हालांकि कॉम्पैक्ट सेट है तो कॉम्पैक्ट सेट पे मैप करेगा, तो कॉम्पैक्ट जो होता है वो बाउंडेड होता है. ठीक है, ओके, तो ये एफ ऑफ आई बी भी क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो गया. तो एफ ऑफ ए प्लस आई बी तो हमें एफ जेड गिवन है, तो एफ जेड क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा.
और एफ जेड अगर बाउंडेड हो गया तो एफ जेड इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, बाय लिवोल्यूज थ्योरम। देखिए यहाँ पर जो है थोड़ा आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ, क्योंकि हमें ये गिवन है कि एफ ऑफ जेड प्लस वन इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड। सो एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू, मैंने एक्स प्लस आई वाई मान लिया, तो एक्स प्लस आई वाई प्लस वन भी एफ जेड होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस आई वाई प्लस टू भी एफ जेड होगा। वैसे ही मैं एफ ऑफ ए प्लस आई बी भी प्लस सम एनी नेचुरल नंबर प्लस एम आई बी, वो क्या हो जाएगा, वो भी यही नंबर हो जाएगा। ठीक है, सो एफ ऑफ ए प्लस आई बी हो जाएगा, और एफ ऑफ ए प्लस आई बी एफ जेड के इक्वल है। मतलब कि आप कोई भी बाउंडेड चीज को आप एफ जेड ले सकते हो। ठीक है, बाई ऊपर की कंडीशन से एक बार सोच के देखना कैसे होता है ये। ठीक है, ओके। और इस तरीके से आप जो है एफ को बाउंडेड प्रूव कर सकते हो, और जब आप एफ को बाउंडेड प्रूव कर दिया तो आपका एफ जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा सा प्रॉब्लम था जो कि एग्जाम में आ सकता है। मैं ये जो प्रॉब्लम उठाया सभी जो वो मैंने स्टैंडर्ड बुक से उठाया है, तो ये सब प्रॉब्लम जो बिल्कुल ही ईजी है, थोड़ा सा सोचना पड़ता है और आपको लिवोल्यूज थ्योरम लगानी है। तो ये सब एप्लीकेशन ऑफ लिवोल्यूज थ्योरम ही हुई। ठीक है, ओके। अब ये लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ये भी बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, इसका भी बहुत जो है वैल्यू है। ठीक है, सो आंसर इज, हमें गिवन क्या है, लेफ्ट एफ बी एंटायर हर बार की तरह, और हमें एक और कंडीशन गिवन है कि एफ वन इज इक्वल्स टू टू एफ जीरो, और हमें ये दिखाना है कि इफ एप्सिलॉन बी ग्रेटर देन जीरो देन सो दैट एफ जेड इज लेस देन एप्सिलॉन। हमें ये प्रूव करना है कि इफ एप्सिलॉन बी ग्रेटर देन जीरो देन मॉड्यूलस ऑफ एफ जेड इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो इसको प्रूव करने के लिए हम एज्यूम करेंगे, एज्यूम कॉन्ट्रारी दैट, एज्यूम कॉन्ट्रारी, हमें कॉन्ट्रारी मतलब हम कॉन्ट्राडिक्शन से इसको प्रूव करेंगे कि इफ एप्सिलॉन बी ग्रेटर देन जीरो देन सो दैट एफ जेड इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये नहीं होता है, नहीं होता है तो क्या होगा कि एक आपको एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो मिल जाएगा सच दैट mod of एफ जेड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन। ओके, तो अगर ये होता है तो मैं जी जेड को एक फंक्शन ले रहा हूँ, जी जेड फंक्शन में ले रहा हूँ एफ ऑफ वन जेड, हालांकि एफ ऑफ जेड जो है वो बिगर देन जीरो है, एफ ऑफ जेड जो है मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ जेड इज बिगर देन जीरो है, तो एफ जेड जो है वो नेवर भी जीरो होगा। जब एफ जेड नेवर भी जीरो होगा तो जी जेड जो है वो डिफाइन हो जाएगा जीरो पर भी, सॉरी, तो ये कभी जो है मैं इसको ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ, डिफाइन एफ ऑफ वन अपॉन जेड। ठीक है, तो एफ सॉरी, तो वन अपॉन एफ ऑफ जेड जो है उसको जी जेड मान लिया, तो जी जेड का मॉड्यूलस क्या होगा, वन अपॉन एप्सिलॉन होगा। क्यों, क्योंकि वन अपॉन एफ जेड इज लेस देन वन अपॉन एप्सिलॉन हो जाएगा। तो जी जेड क्या हो गया, जी जेड इज बाउंडेड। अब जी जेड बाउंडेड हो गया और जी जेड एंटायर भी होगा, कैसे, क्योंकि एफ जेड जो है वो एंटायर है, एफ जेड एंटायर तो वन अपॉन एफ जेड भी एंटायर हो जाएगा, तो जी जेड भी क्या हो जाएगा, एंटायर हो जाएगा। तो जी जेड जो है इज कांस्टेंट। अब जी जेड कांस्टेंट हो जाएगा तो एफ जेड भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि हमने जी जेड क्या माना है, जी जेड इज वन अपॉन एफ ऑफ जेड, और जी जेड ही कांस्टेंट है तो वन अपॉन एफ ऑफ जेड भी क्या हो जाएगा, मतलब कांस्टेंट हो जाएगा, तो एफ जेड भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर एफ जेड यहाँ पे कांस्टेंट आ गया और हमें गिवन ये है कि एफ ऑफ वन इज इक्वल्स टू टू एफ ऑफ जीरो, यही तो हमें गिवन है यहाँ पर, एफ ऑफ वन इज इक्वल्स टू टू एफ ऑफ वन, लेकिन एफ जेड कॉन्स्टेंट है तो एफ ऑफ वन इज इक्वल्स टू सी हुआ, तो एफ ऑफ जीरो क्या होगा, एफ ऑफ जीरो सी बाई टू होगा, लेकिन एफ ऑफ जेड ही कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पे अलग अलग वैल्यू आ रही है हमारे पास, एक की सी आ रही है तो दूसरे की सी बाई टू आ रही है, विच इज नॉट पॉसिबल, सो विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, विच सो अवर अजम्पशन इज फॉल्स, assumption is false, so हमें क्या गिवन है, हमें ये तो हमें ये मिल गया कि आप कोई भी एप्सिलॉन लेंगे तो मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ जेड जो है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा, मतलब कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो दैट मॉड्यूलस ऑफ एफ जेड इज लेस देन एप्सिलॉन, ये ट्रू होगा। ठीक है, क्योंकि हमने अजम्पशन माना था, क्योंकि एक फॉल्स है तो आपको एक एप्सिलॉन मिल जाएगा
कि एफ जेड ग्रेटर देन एप्सिलॉन होगा। मैंने जी जेड को वन अपॉन एफ जेड ले लिया, जी जेड को कैसे भी करके मैंने बाउंडेड प्रूव कर लिया, बाउंडेड हो गया तो जी जेड एंटायर भी हो जाएगा, और फिर जी जेड कॉन्स्टेंट हुआ, जी जेड कॉन्स्टेंट हुआ तो एफ जेड कॉन्स्टेंट हो गया। अब मुझे ये कंडीशन गिवन थी, तो ये जो है कुछ हमें एब्सर्ड थिंग दे रहा था, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, तो हमारा अजम्पशन फॉल्स हो गया। ठीक है, तो ये हमने बाय कॉन्ट्ररी भी प्रूव कर लिया। ओके, तो हमने जो है यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करे लियोवलिउस थ्योरम के, और लियोवलिउस थ्योरम का हमने प्रूफ भी देख लिया, और प्रॉब्लम्स भी बहुत अच्छे खासे सॉल्व करे। जैसे कि ये वाला जो है सबको पता होता है, एज अ रिजल्ट सब लोग याद रखते हैं, लेकिन इसका ये प्रूफ है। और ये सेकंड वाला जो है वो भी एज अ रिजल्ट ही सब लोग याद रखते हैं, लेकिन इसका भी आप प्रूफ कर सकते हो। ये वाला भी बहुत सारे लोगों को पता ही होता है, लेकिन ये इसका प्रूफ है। अब जो थर्ड से जो है आपको, फोर्थ से जो है आपको नए प्रॉब्लम मिलेंगे, तो ये वाला इसका भी आंसर जो है प्रूफ है। ये वाला भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और ये तो बहुत ही उससे भी अच्छा क्वेश्चन था जो कि आ सकता है एग्जाम्पल में, इस टाइप के क्वेश्चंस। और ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जो कि अज्यूम कंट्रोरी हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो लियोवलिउस थ्योरम का बेसिक मतलब जो है, मतलब कि क्या होता है लियोवलिउस थ्योरम। हर बार हम क्या करते हैं, हर बार जो है हम लियोवलिउस थ्योरम में ये करते हैं कि कोई फंक्शंस को हमें एंटायर गिवन है, तो हम उसको कोई अदर फंक्शन मान लेते हैं, और उस फंक्शन को कैसे भी करके आप बाउंडेड प्रूव करेंगे, और उस फंक्शन को बाउंडेड हो गया उसको एंटायर भी आप प्रूव करेंगे। देन अगर वो फंक्शन बाउंडेड हो गया, एंटायर हो गया, तो वो कांस्टेंट हो जाएगा। उस कांस्टेंट से आपको एफ की कांस्टेंटनेस देखनी है। ठीक है, हर बार हमने यही किया है, इनफैक्ट कुछ अलग नहीं किया है। हर बार आप जी जेड कुछ जो है फंक्शन ले लेते थे, फिर आप आगे बढ़ते थे। ठीक है, तो लियोवलिउस थ्योरम का जो है ये बहुत सारा यूज है जो कि आपने प्रॉब्लम्स में देख लिया। ठीक है, सो आई होप दोस्तों ये वीडियो अब खत्म करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो दोस्तों आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना मत भूलना। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।